हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा साइंस सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इससे पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 की केमिस्ट्री का लेसन 1 हमारे परिवेश के पदार्थ स्टार्ट किया था। आज उसी का हम लोग सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तक बताया था। आज हम लोग ठोस पदार्थों के जो सामान्य गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट क्लास वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है कि ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि ठोस पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं, यानी कि उनके किन किन गुणों को हम देख पाते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसका जो पहला गुण है वो है आकृति और आयतन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि ठोस पदार्थ का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान बहुत कम तथा अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है और आकार निश्चित होने के कारण ही उसका आयतन भी निश्चित होता है। फ्रेंड्स, ठोस पदार्थ का जो है आकार और आयतन निश्चित होता है। अब क्यों निश्चित होता है, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो ठोस पदार्थ में जो है ना, कण जो है बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं कण। कण के नज़दीक होने के कारण क्या होता है, इनका जो है अंतराण्विक स्थान यानी कि दो कणों के बीच की दूरी वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और दो कणों के बीच की दूरी कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि दो कणों के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक हो जाता है। अब ये दोनों जब दूरी कम और बल अधिक लगने लगा तो क्या होता है कि एक कण दूसरे को छोड़ ही नहीं पाता है। एक कण जब दूसरे कण को छोड़ ही नहीं पाता तो इसका आकार निश्चित हो जाता है, और जैसे ही इसका आकार निश्चित होता है तो स्वतः इसका आयतन भी निश्चित होना ही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रॉपर्टी जो इसका है वो है घनत्व। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है ठोस पदार्थों का घनत्व। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ठोस पदार्थों का घनत्व बहुत ज़्यादा क्यों होता है, यानी कि उच्च क्यों होता है ठोस पदार्थों का घनत्व। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है, उच्च होता है। अब ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च क्यों होता है, तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर घनत्व क्या होता है। तो आइए देखते हैं घनत्व क्या होता है। आप लोग पॉइंट्स लगाइए। घनत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व का जो परिभाषा होता है वो होता है प्रति एकांक या इकाई प्रति एकांक आयतन में
आयतन में द्रव्य की मात्रा घनत्व कहलाता है। घनत्व प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा घनत्व कहलाता है। अब इसको नोट कीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा घनत्व कहलाता है। अब चलिए मैं एक लेता हूँ, मान के चलिए ये एक ग्लास है, नहीं एक बाल्टी है, इसमें जो है 20 लीटर पानी रह सकता है। कितना? 20 लीटर। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 लीटर। अब इसका प्रति एकांक आयतन क्या होगा? मान के चलिए अगर इसको हम बांट दे ऐसे, मान के चलिए इसमें 1 लीटर पानी अटता है, तो ऐसे ऐसे इसमें 20 इसी तरह का डब्बा होगा जिसमें कि 1-1 लीटर पानी अटेगा। तो चूंकि इस पूरे बाल्टी में जो टोटल पानी की मात्रा है वो 20 लीटर है, तो इसका प्रति एकांक क्या हो जाएगा? 1 लीटर। अब क्या कह रहा है? प्रति एकांक आयतन में, यानी कि ये 20 लीटर है तो 1 लीटर में प्रति एकांक वही हुआ, यानी कि उसका प्रति एकांक क्या है? इकाई भाग क्या है? तो प्रति एकांक क्या हो गया? 1 लीटर। तो प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा। अब फ्रेंड्स याद कीजिए, हम लोग द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा, प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा किसी पदार्थ का, वही उसका घनत्व कहलाएगा। प्रति एकांक आयतन में जो उसका द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व कहलाएगा। तो आइए देखते हैं घनत्व बराबर क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? घनत्व बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हम द्रव्य की मात्रा को प्रति एकांक आयतन में बांट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? चूंकि द्रव्यमान को बांट रहे हैं ना प्रति एकांक आयतन में, तो द्रव्यमान को अंश के रूप में लेंगे हम लोग। और किस में बांट रहे हैं? प्रति एकांक आयतन में बांट रहे हैं, तो इसी कारण आयतन को हम लोग हर में लेंगे। अगर हम लोग प्रति एकांक द्रव्यमान में आयतन को बांटते तो इस आयतन को हम लोग अंश के रूप में लेते और द्रव्यमान को हर के रूप में। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान को प्रति एकांक आयतन में बांट रहे हैं, इसी कारण द्रव्यमान को हम लोग अंश में लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब देखिए घनत्व का आखिर मात्रक क्या हो सकता है। ठीक, एक स्टार लगाइए आप लोग। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी तथा आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। यानी द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी होता है और आयतन का जो एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। अब चूंकि द्रव्यमान और आयतन का एसआई मात्रक हमें पता चल चुका है, तो घनत्व का एसआई मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, इसीलिए घनत्व का एसआई मात्रक बराबर घनत्व का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा अभी? केजी। और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। इसको हम लोग
और एक तरीका से लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं लिखता हूँ। इसीलिए क्या हो जाएगा अतः घनत्व का SI मात्रक बराबर घनत्व का SI मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब या kg, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि ये जो बाय बट्टे में जैसे kg बाय मीटर पे पावर 3 था, अगर इसको हम ऊपर में गुना के रूप में ले जाएंगे तो इसको हम पावर को माइनस करना पड़ेगा। ये आप लोग क्लास 9 के एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 8 के एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे। चलिए, अतः घनत्व का SI मात्रक ये होता है। अब फ्रेंड्स, घनत्व को हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर ठोस पदार्थों का घनत्व ज़्यादा क्यों होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, घनत्व किसको कहते हैं हम लोग? इकाई आयतन में द्रव्य की मात्रा। अब देखिए, मान के चलिए ये एक बाल्टी है, वही बाल्टी, इसमें यहाँ तक 1 लीटर आता है, तो ये इसका टोटल है 20 लीटर, पूरा आयतन इसका जो है वो 20 लीटर है। तो इसका जो घनत्व होगा वो एकांक आयतन इसका क्या हो जाएगा? 1 लीटर। एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा, इसमें जो द्रव्य है उसकी मात्रा हो जाएगा इसका घनत्व। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होने के कारण क्या होता है कि इनके कणों के बीच की दूरी कम होती है और इनके कणों के बीच जो बल लगता है वो अधिक लगता है। अब ये दोनों जब है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके प्रति एकांक आयतन में कणों की मात्रा बहुत अधिक होगी, क्योंकि इनके कणों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। तो इनके एकांक आयतन में कणों की मात्रा क्या होगा? बहुत अधिक होगा। अब जब ये इसके प्रति एकांक आयतन में कणों की मात्रा अधिक होगा तो इसका प्रति एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा ही तो घनत्व क्या लाता है। इसी कारण क्या हो जाएगा? इसका घनत्व अधिक हो जाएगा। समझ गया? अब तीसरा जो गुण है फ्रेंड्स वो है द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक और क्वथनांक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब देखिए फ्रेंड्स, ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब यहाँ भी आया कि ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। तो अब पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर द्रव्यनांक और क्वथनांक होता क्या है। आइए जानते हैं। आप लोग पॉइंट्स लगाइएगा। द्रव्यनांक
इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहलाता है। यानी कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी ताप को हम उस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे बर्फ मान के चलिए ये बर्फ है, इसको हम गर्म किए। जब इसको हम 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए तब ये द्रव के रूप में आना शुरू हो गया। अब देखिए फ्रेंड, चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव के रूप में आना शुरू हुआ है, तो जब तक ये पूरा बर्फ द्रव के रूप में परिवर्तित ना हो जाए तब तक इसका ये जो टेम्परेचर ये 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इससे बढ़ेगा ही नहीं इसका बर्फ का टेम्परेचर, चाहे कितना भी हम हीट क्यों ना दे। जब तक ये पूरा बर्फ द्रव के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तब तक इसका जो ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि कांस्टेंट नियत रहेगा। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस ताप है ये क्या कहलाएगा? इस द्रव का द्रवनांक कहलाएगा। यही ताप जो है इसका ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहलाएगा। ये बर्फ का एग्जांपल लिए हम लोग। अब देखिए, इस प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्रवण। यानी कि अगर ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम लोग द्रवण कहेंगे, और जिस ताप पर परिवर्तित हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे द्रवनांक। आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्वथनांक क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए इसका परिभाषा। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं।
क्वथन कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे वह ताप उसका क्या कहलाएगा? क्वथन कहलाएगा। और ये जो वो द्रव से उबलने वाले रूप में परिवर्तित हो रहा है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? क्वथन। ठीक, तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे कि द्रव का, इस प्रक्रिया को हम लोग क्वथन कहते हैं। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। और जिस ताप पर वो उबलना प्रारंभ करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक। अब देखिए, जैसे हम पानी को लेते हैं, पानी को अगर मान के चलिए हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए तब जाके ये उबलना प्रारंभ किया। यानी कि पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए तब जाके ये उबलना प्रारंभ किया, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप जो है तब तक पानी का नियत रहेगा जब तक कि पूरा पानी उबल करके वाष्प के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। यानी कि ये जो ताप है पानी में, कितना भी हम हीट क्यों ना दे, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरा पानी उबल करके वाष्प के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने द्रवनांक और क्वथनांक जान लिया। अब आइए देखते हैं कि आखिर ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक ज्यादा है यानी कि उच्च क्यों होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए ये हमारा ठोस पदार्थ है, ठीक, इसके कण क्या होंगे? बहुत नजदीक होंगे। मान लीजिए इतना ठोका ठोस पदार्थ है, इसके कण क्या होंगे? बहुत नजदीक होंगे। बहुत जब नजदीक होंगे तो आप लोग याद कीजिए कि इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि पदार्थ को हीट देने पर, यानी कि पदार्थ में ताप देने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर इन दोनों कणों के बीच की, इन दोनों कणों को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक, इन दोनों कणों के बीच की दूरी जो है बहुत कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन दोनों कणों के बीच जो है बल जो लग रहा है, अंतर अणु आकर्षण बल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो क्या हो रहा है? दूरी कम होने के कारण बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये दोनों कण क्या है? एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधा हुआ है। अब अगर हम हीट दे करके इन दोनों की मजबूती को तोड़ेंगे, तो इन दोनों की मजबूती को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हीट देना पड़ेगा। अगर हम हीट दे करके इन दोनों की मजबूती को तोड़ेंगे तो हमें काफी मात्रा में बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का मजबूती टूटेगा। ठीक, तब जाके इन दोनों का मजबूती टूटेगा। तो अगर ये इसका मजबूती टूटेगा तब ये किस रूप में आएगा? द्रव रूप में आएगा। द्रव रूप में आएगा इसका मजबूती टूटने के बाद। और द्रव रूप को फिर और इसका मजबूती तोड़ेंगे तब जाके ये गैस के रूप में आएगा। ठीक, तो इसी कारण, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? द्रव में बदलने के लिए ठोस पदार्थ को काफी मात्रा में हीट दे रहे हैं। तो उसका काफी मात्रा में जब हीट दे रहे हैं तो ताप उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ताप ज्यादा होगा तो इसी कारण उसका क्या हो जाएगा? द्रव्यनांक ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि द्रव में ये परिवर्तित हो गया है, फिर भी इसको अगर हम गैस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें काफी मात्रा में हीट देना पड़ता है। अब जब काफी मात्रा में हीट देना पड़ता है तो इसका ताप अधिक होगा, और जब ताप अधिक होगा तो इसका क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि ठोस पदार्थ कठोर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हार्ड, और दृढ़, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिजिड। यानी कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। अब आखिर ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं? सब में सेम कारण है फ्रेंड्स, कि इनके कणों के बीच की दूरी कम होती है। कणों के बीच की दूरी कम होने के कारण इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो अधिक लगता है। और जब आकर्षण बल अधिक लग रहा है तो एक कण दूसरे कण को मजबूती से जकड़े रहता है, जिसके कारण एक कण दूसरे कण को छोड़ नहीं पाता है, और इसी कारण इसका क्या होता है, मजबूती ज़्यादा होता है, और इसी कारण ये दृढ़ होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग समझ गए। अब चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट्स है संपीड्यता। जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता क्या होती है, पर मैं लिख देता हूं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सेम कारण है, आखिर के ठोस पदार्थ असंपीड्य क्यों होते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए हमारा ठोस पदार्थ है, इसके जो कण होंगे वो बहुत नज़दीक होंगे। बहुत नज़दीक जब होंगे तो क्या होगा, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होगी। अब कणों के बीच की दूरी जब कम होगी तो इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा। अब जब ये आकर्षण बल अधिक है और इनके कणों के बीच की दूरी कम है, तो इसको हम कितनों दबाएंगे, इस ठोस पदार्थ को, मान के चलिए ये ही है ठोस पदार्थ। संपीड्यता मतलब हुआ कि इसको अगर हम दबा सकते हैं तो ये दब रहा है या नहीं, इसको अगर हम दबा रहे हैं तो ये दब रहा है या नहीं। तो देखिए, जैसे ये ठोस पदार्थ, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम, इन्हीं जैसे व्हाइट बोर्ड मार्कर को ले लीजिए, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। अगर इसको हम कितनों दबाने का कोशिश करेंगे तो ये दबेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कणों के बीच की दूरी कम है और इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो अधिक है। इसी कारण क्या है, ठोस पदार्थ असंपीड्य है, यही कारण है इसका। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पांचवा पॉइंट्स पढ़ते हैं। छठा पॉइंट्स, बहाव। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लो। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि ठोस पदार्थ में जो है बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो अब बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी कम होता है और इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो अधिक लगता है, जिसके कारण एक कण दूसरे कण को छोड़ नहीं पाता है, मजबूती से बंधे रहता है। तो ये बहेगा कहाँ से। आगे हम लोग द्रव के गुण में पढ़ेंगे कि आखिर द्रव में बहाव की प्रवृत्ति क्यों होती है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ। सातवां जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है प्रसार एवं
संकुंचन, एक्सपेंशन, इंग्लिश में बोलते इसको हम लोग एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। लिखेंगे ठोस पदार्थों का प्रसार एवं संकुंचन क्रमशः कम होता है, कम होता है। अब ये जानना पड़ेगा कि आखिर ठोस पदार्थों का प्रसार एवं संकुंचन दोनों जो है ये कम क्यों होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये ठोस पदार्थ है, इनके कण क्या होंगे? नज़दीक होंगे। इनके कण जब नज़दीक होंगे तो इनके कणों के बीच की दूरी क्या होगा? बहुत कम होगा। कणों के बीच की दूरी जब कम होगा तो क्या होगा? इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और जब आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? ये कण एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे रहेंगे। अब अगर हम इसको खींचना चाहें, जैसे इस मार्कर को खींचना चाहें, चूँकि कण के बीच में जगह ही नहीं है जो ये खींचा जाएगा, और इसको अगर हम संकुंचन, इसको संकुचित करना चाहें तो भी कण के बीच में जगह नहीं है कि ये थोड़ा सा भी संकुचित हो पाएगा। अब चलिए दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इसमें उष्मा दें, अगर इसमें हम उष्मा दें तो क्या होगा? तो प्रसार होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठोस पदार्थों को प्रसार में लाने के लिए बहुत हीट देना पड़ेगा हमें। जैसे लोहा, लोहा ठोस पदार्थ है, अगर उसका हमको प्रसार करना है तो क्या करेंगे? हमको उसमें हीट देने कम से कम 1500-1600 डिग्री से प्लस हीट देना पड़ेगा। अब सोच सकते हैं 1500-1600 डिग्री हीट कितना ज़्यादा है। तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि ठोस पदार्थों का प्रसार एवं संकुंचन क्रमशः कम होता है समान ताप और दाब पर। अगर इसका ताप हम बढ़ाएं तो हो सकता है, लेकिन अगर ताप नियत है तो नहीं होगा। नोट कीजिए आप लोग। आठवां है ऊर्ध्वपातन। यह एक प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नया वर्ड आया ऊर्ध्वपातन। आखिर ऊर्ध्वपातन होता क्या है? यहाँ पे हमने लिखा कि कुछ ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। आखिर ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ऊर्ध्वपातन क्या होता है। पॉइंट्स लगाइए। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। प्रायः हम लोग फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि अगर किसी ठोस पदार्थ में हम लोग हीट देते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, और उसको और हीट देते हैं तब जाके वो गैस के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे लीजिए जल को, बर्फ एक ठोस पदार्थ है। अगर इसको हम हीट देते हैं तो ये पहले जल में यानी कि द्रव के रूप में आता है, और फिर इसको और हीट देते हैं तो ये उबल करके वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक, लेकिन ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ जो है ठोस पदार्थ से
डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसको अच्छे तरह से समझेंगे। तो आइए लिखते इसका परिभाषा। लिखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि आइए पढ़ लेते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है कपूर, तीसरा है शुष्क बर्फ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर शुष्क बर्फ क्या होता है। तो CO2 का ठोस रूप, नेफ्थलीन, ये सभी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर, यानी कि मान के लिए ठोस पदार्थ है, अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं और ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हुई है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हुई है। और ये जो ठोस पदार्थ है, ये हमारा कौन सा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यानी कि इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह के कौन कौन से पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, अमोनियम क्लोराइड, इसको अगर गर्म करेंगे तो सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित। कपूर आप लोग देखे भी होंगे, इसको हम लोग गर्म करते सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित। शुष्क बर्फ, अब शुष्क बर्फ क्या है, तो आप लोगों ने वायुमंडल में जो हमारी गैसें हैं उनमें CO2 का नाम सुने होंगे। अब CO2 को अगर हम ठंडा करते जाए तो कोई तो ऐसा ताप होगा जिस पे वो जाके ठोस रूप में आ जाए। जिस ताप पर वो ठोस रूप में आ जाता है तब जो उसका ठोस रूप प्राप्त होता है वही ठोस रूप शुष्क बर्फ कहलाता है। यानी कह सकते हैं हम CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है। और चौथा जो इसका एग्जाम्पल है वो है नेफ्थलीन। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं अगले पॉइंट पर चर्चा करता हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो है विसरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखना है कुछ ठोस पदार्थों में, कुछ ठोस पदार्थों में विसरण का गुण पाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें क्या है, विसरण का गुण पाया जाता है। अब आखिर इसको जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर विसरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं विसरण क्या होता है। विसरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में प्रविष्ट कर जाए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में प्रविष्ट कर जाए उसे विसरण कहते हैं। विसरण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, विसरण क्या होता है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ, ठोस पदार्थ के कण दूसरे ठोस पदार्थ में प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी कि उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ, मान के चलिए दो ठोस पदार्थ हैं, इनके कण जो है काफी निकट निकट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गति नहीं करते हैं। ये अपने स्थान पर ही, अपने स्थान, जैसे ये इसका स्थान है यहीं पे, इतना दूर में ये गति करते रहते हैं। तो ये दोनों ठोस पदार्थ, अगर इसको हम सटा करके, एक साथ सटा करके रख दे तो कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि ये दोनों आपस में सट गए हैं। ये कैसे हुआ? तो ये जो अपने मध्य स्थान पर ही गति कर रहा था और ये भी अपने ही स्थान पर गति कर रहा था, ये गति करते 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 एक पदार्थ के कण जो दूसरे पदार्थ में घुस जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल है कॉपर और जिंक। अगर इन दोनों को सटा करके रख दिया जाए तो कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि ये दोनों आपस में सट गया। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग, इसी कारण कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि सभी ठोस पदार्थों में ऐसा गुण पाया जाता, कुछ ही ठोस पदार्थों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग जैसे आज पढ़े हैं ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, उसी तरह अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग द्रव पदार्थ के सामान्य गुण। तो जिन फ्रेंड्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। थैंक्स।